नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जवाब देना पड़ेगा में। तो यूपी के प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस जमीन पर गरीबों के लिए घर की आधारशिला रखी जिस पर काफी माफिया और बाहुबली अतीक अहमद का कब्जा था। लेकिन योगी सरकार ने अतीक के इस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया, जमीन को बाहुबली के कब्जे से छुड़ाया और अब उस पर करीब 76 गरीबों के लिए सस्ते मकान बनेंगे। ये मकान तैयार होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मिलेंगे और प्रयागराज की इन ऐतिहासिक तस्वीरों को चुनावी माहौल में एजेंडा सेट करने वाला बताया जा रहा है। जो वोटर चाक चौबंद कानून व्यवस्था पसंद करते हैं उनको ये तस्वीरें प्रभावित करेंगी। आपको बता दें कि सख्त कानून व्यवस्था देश के सबसे बड़े सूबे के लिए बड़ा मुद्दा है और होना भी चाहिए। तो गुंडे माफियाओं पर नकेल कसने में कैसा रहा है योगी सरकार का प्रदर्शन, इसी मुद्दे पर सपा भाजपा कांग्रेस नेताओं से लेंगे जवाब। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। सीएम योगी के बुलडोजर अभियान के तहत खाली कराई गई जमीन पर आवास योजना की शुरुआत को लेकर प्रयागराज में अलग प्रकार की चहल पहल देखी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहां पर सीएम योगी गरीबों के लिए आवास बनाने की योजना का शिलान्यास किया। माफिया अतीक अहमद से खाली कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर 458.88 लाख की लागत से 76 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। ये 4 मंजिला बिल्डिंग होगी और इसमें पार्किंग, कम्युनिटी हॉल और सोलर लाइट भी होगी। ये बिल्डिंग पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी। करीब 1 साल में ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी और इसके लाभार्थियों को दे दी जाएगी। एक फ्लैट की लागत 6 लाख आएगी और इसमें से 1.5 लाख भारत सरकार अनुदान देगी, जबकि 1 लाख का अनुदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। शेष 3.50 लाख योजना में चयनित लाभार्थियों को देना होगा। पूर्व सांसद अतीक अहमद के कब्जे से लुकरगंज में छुड़ाई गई नजुल भूमि पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। योगी सरकार मुख्यमंत्री के हाथों भूमि पूजन करा के माफिया को चेतावनी देने के साथ विधानसभा चुनाव से पहले सियासी संदेश भी देना चाहती है। आपको बता दें कि माफिया के कब्जे से दर्जनों स्थान पर जमीन खाली कराई गई है। इन भूखंडों पर गरीबों और अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए आवास बनाए जाएंगे और इसके माध्यम से सरकार माफिया राज के खात्मे का संदेश देने के साथ अप्रत्यक्ष तौर पर सपा को घेरने का सियासी दांव भी चला है। और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार कहते भी हैं कि सपा के शासन में माफिया जमीन कब्जा कर रहे थे और अब माफिया को सही स्थान पर भेजने के साथ उनके कब्जे से छुड़ाई गई जमीन को गरीबों को दिया जा रहा है। इसकी शुरुआत भी प्रयागराज से होने जा रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद पर करीब 113 से ज्यादा केस दर्ज है। फिलहाल अतीक अहमद अध्यापकों के साथ मारपीट धमकी देने के मामले में गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। और इसीलिए हमारी सरकार आने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि आज पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। आखिर ये आवास इन गरीबों को पहले भी दिए जा सकते थे। 2017 के पहले भी उत्तर प्रदेश के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए जा सकते थे। पिछली सरकारों की रुचि नहीं थी। पिछली सरकारें तो गरीबों के लिए आने वाले आवास को स्वयं हड़प जाते थे। पिछली सरकारें गरीबों के लिए आने वाले शौचालय के पैसे को हड़प जाते थे।
तो इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एनपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से संजीव चौधरी जी, कांग्रेस से राकेश सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार संसद खबर करने वाले विश्वेंद्र कुमार जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप चारों का और आप चारों को मेरा नमस्कार। पहला सवाल मेरा आज एनपी सिंह जी आपसे है। जिस तरीके की पिक्चराइजेशन दिखाया जा रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि गुंडे माफियाओं से जमीन छीनकर हम गरीबों को दे रहे हैं। आपका मुद्दा अब सीधे सीधे ये बनने जा रहा है कि सख्त कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस। पहली प्रतिक्रिया आपकी एनपी सिंह जी। देखिए, हमारी सरकार 42 लाख मकान अब तक दे चुकी है लोगों को। ये आज हमारी सरकार ने आते ही काम शुरू कर दिया था। गरीबों के लिए बाथरूम, टॉयलेट देना, मकान देना, ये हमारी प्राथमिकता थी। सरकार ने आते ही 2017 के बाद इस पर काम शुरू किया है और आज आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में बहुत लोगों को मकान दिए जा चुके हैं, दिए जा रहे हैं और गुंडे माफियाओं पर लगाम बहुत पहले से कसी जा चुकी है। चाहे वो अतीक अंसारी जी हों, चाहे मुख्तार जी हों। अतीक, मुख्तार, आजम खां जी सबको जेल में अगर पहुंचाया गया है तो इसीलिए पहुंचाया गया है कि उन्होंने गुंडागर्दी की हद कर दी थी, पूरे प्रदेश को लूटा था। पिछली सरकारों ने उनके खिलाफ कोई कार्य नहीं किया। पिछली सरकारों ने उनको सपोर्ट किया है और उनकी गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया है। पूरे प्रदेश को उन्होंने जिस तरह से लूटा है पूरी दुनिया देख रही है। इसीलिए उनको आज जेल में भेजा गया है और जेल में जाने के बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, जनता के हित का कार्य है। जनता को इन मकानों की आवश्यकता थी, मकान दिए जाने चाहिए और ये काम हमारी सरकार ने बखूबी किया है। आज नया काम नहीं किया, पिछले 5 वर्षों से उनके लिए ये काम किया जा रहा है और गुंडागर्दी पे पूरी लगाम लगाई गई है। प्रदेश के अंदर जितने माफिया थे उन सारे माफियाओं को या तो जेल में पहुंचा दिया गया है या उनके इनकाउंटर हो चुके हैं या वो क्षेत्र छोड़कर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं आज माफियाओं का राज उत्तर प्रदेश में नहीं है, सरकार का राज्य है। सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने इस तरह का काम किया है और वो करते रहेंगे इसी तरह से। आज जनता बहुत खुश है। जनता को जिस तरह से मकान दिए जा रहे हैं, जिस तरह से सुविधाएं दी जा रही हैं, वो जनता के लिए सराहनीय काम किया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से। मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। ठीक है संजीव चौधरी जी, आपकी पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ा जो आरोप लगता है वो गुंडागर्दी का लगता है और आज अतीक अहमद की से जो जमीन कब्जा हुई थी उसको छुड़ाकर उस पर गरीबों के लिए मकान बनाने का जो पिक्चराइजेशन बीजेपी प्रस्तुत कर रही है जनता के सामने, वो भी चुनावी वक्त पर यह बड़ा डेंट आपको दे सकता है क्या? क्या सोचती है समाजवादी पार्टी? पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा, कौन कहता है? वो कौन लोग हैं? वो यही तो भारतीय जनता पार्टी के झूठे ही तो लोग हैं। ये तो उत्तर प्रदेश को ठग के, उत्तर प्रदेश को झूठ बोल के सत्ता के अंदर आए थे। तो इनका तो प्रचार करने का इनका अपना सिस्टम है। इनकी एक पूरी की पूरी ब्रिगेड तैयार की जाती है। ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे झूठ बोलने के लिए एक ब्रिगेड बैठाई जाती है जो ये झूठ, बिल्कुल महाझूठ को भी सच साबित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलने दीजिए। रहा दूसरा सवाल, अभी ये महोदय बोल रहे थे कि पूरी जनता खुशहाल है। ये कौन लोग कह रहे हैं खुशहाल है? क्या आम पब्लिक कह रही है कि खुशहाल है? उन किसानों से पूछिए, उन लाखों किसानों से पूछिए जिनके हजारों लोग शहीद हो गए। उन लोगों से पूछिए जिनके घर में बेटियों का बलात्कार हुआ है। उनसे पूछिए जिनके ऊपर इनके गृह मंत्री जी के बेटे ने जीप चढ़ा दी, जोंगा चढ़ा दी अपनी। उनके परिवार वालों से पूछिए, आप जाइए। लेकिन ये लोग केवल झूठ बोलते हैं और इनका अब यहां से सफाया होने वाला है। उत्तर प्रदेश से 2022 में जनता इनको यहां से उत्तर प्रदेश से खदेड़ने वाली है, क्योंकि इन्होंने ना तो रोजगार पे कोई काम किया, ना ही कोई शिक्षा पे काम किया, ना ही कोई चिकित्सा पे काम किया। अब ये कोरोना की बात करते हैं, इनसे पूछिए कोरोना को इन्होंने स्पेशल यही है क्या जो किया है? और किन्हीं लोगों ने मदद नहीं की? तमाम पूरे हिंदुस्तान एक था। कोरोना के टाइम पे पूरा हिंदुस्तान एक था। कहीं ना कहीं हर किसी ने मदद की है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी था, उसने भी इस कोरोना में हर किसी की मदद करने की कोशिश की है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग ये साबित करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि हमने ही किया बस कोरोना में, तो इन्होंने किया। अरे तुमने किया, तुमने अपनी जेब से दे दिया।
आप बताइए, आपके प्रधानमंत्री जी ने या योगी जी ने क्या अपनी जेब से, अपनी सैलरी से कुछ दिया? ठीक है संजीव चौधरी जी, कोरोना पर नहीं, कोरोना के लिए आज का टॉपिक लेकिन आज के टॉपिक गुंडे माफियाओं को लेकर, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको लेकर है। कोरोना पर भी आएंगे, लेकिन मुझे लगता है शायद मुझे उस बोलने विषय तो पर बोलने में आपको दिक्कत हो रही है। मुझे बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, आप उनको टोक नहीं रहे थे, वो कहीं से कहीं पहुंच गए। मैं बोल रहा हूं तो आप मुझे बीच में बोलने नहीं देंगे। यही तो समस्या है हमारे देश की। संजीव चौधरी जी, प्रथम फर्स्ट जो रिएक्शन होता है ना, उसमें बिल्कुल टोका टाकी करता नहीं हूं। आपका फर्स्ट रिएक्शन मैंने ले लिया, मुझे लगा कि आपकी बात पूरी हो गई। आप गुंडागर्दी से कोरोना पर आ गए, विषय डाइवर्ट हुआ, इसलिए बीच में एंकर का काम यही होता है ना। तो आप मुझको मेरा काम ना सिखाइए, मैं आपके पास दूसरे राउंड में आऊंगा। इनके विधायकों पर रेप के मुकदमे आप क्यों नहीं दिखाते? आप क्यों नहीं? ये बुलडोजर कब उनके घर पहुंचेगा जिन्होंने किसानों के बेटों की हत्याएं की हैं? उन बलात्कारियों के घर बुलडोजर इनका कब पहुंचेगा? आप पूछिए इनसे, आप इनसे सवाल कीजिए, इनसे भी सवाल कीजिए, क्योंकि ये सत्ता में है कि बुलडोजर बलात्कारियों के घर कब ढहेगा? उन जिन्होंने बलात्कार, बच्चियों का बलात्कार किया है और जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होते हुए, जो जिला पंचायत के चुनाव हो रहे थे, महिलाओं का चीरहरण किया, उनके घर बुलडोजर कब पहुंचेगा? आप जानिए जरा इनसे, ये कहां का न्याय है? ये किस तरीके की ये बात करते हैं? इस देश को, प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं? इस देश को और प्रदेश को भुखमरी की कगार पे ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोग ले जा चुके हैं। और इसको हमने पहले भी कहा, समाजवादी पार्टी केवल एक विकल्प ऐसी है जो उत्तर प्रदेश को सही काम करती है, सबका विकास सबका साथ। ये नहीं करते, ये झूठ बोलते हैं, ये सबका साथ और विकास अपना करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। केवल समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोग इस प्रदेश का भला कर सकते हैं। और रही गुंडागर्दी की सवाल, गुंडागर्दी अगर आज के टाइम आप जांच करा लीजिए, थानों की जांच करा लीजिए, मुकदमों की जांच करा लीजिए, कितना परसेंटेज मुकदमे पड़े हैं? इनके राज में मुकदमे तक दर्ज नहीं हो पा रहे हैं लोगों के खिलाफ। इनके बलात्कारी विधायक इनके बाहर घूम रहे हैं। कितने लोगों की मैं गिनती करूं, ये तो आपको भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कोई चीरहरण तक इन्होंने किया महिलाओं, वो कोई छुपा हुआ नहीं है। एक महिला अपनी बेचारी वोट डालने जाती है, अपना अधिकार, ठीक है, आगे आपकी बात, सेकंड राउंड में मैं आपके पास आऊंगा संजीव चौधरी जी। ठीक है, आगे आपकी बात। अब मैं कांग्रेस, ठीक है, अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगा। ठीक है, हो गया, सेकंड राउंड में आते हैं। आगे आपकी बात। राकेश सिंह जी, ये जो यूपी में इस वक्त का चुनावी माहौल चल रहा है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये सपा बनाम भाजपा है, कांग्रेस इसके बीच कहीं नहीं है। आपकी पार्टी का अगर बात की जाए भ्रष्टाचार को लेकर, अगर बात की जाए इस कानून व्यवस्था को लेकर, इस पर क्या नीति है? हालांकि प्रियंका गांधी जी महिलाओं को लेकर अपना एक रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पेश किया, 40% टिकट जैसा क्रांतिकारी वादा उन्होंने किया है, लेकिन उसके साथ साथ ये मुद्दे भी क्या कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा रहेंगे? मजबूती से रहेंगे और कितने मजबूती से रहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया राकेश सिंह जी। देखिए, कांग्रेस कभी भी जातिवाद में नहीं जाती है, ये कांग्रेस का स्वरूप रहा है, चाहे सत्ता आए या ना आए, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नाम गिना रहे थे, तो क्या सिर्फ मुस्लिम समाज में अपराधी हैं, बाकी धर्म में अपराधी नहीं है? तो धर्म के हिसाब से किसी अपराधी को देखना, वो भी अपने आप में एक अपराध है। तो सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप किसी को धर्म के आधार पर अपराधी घोषित कर रहे हैं और आज एक गैंगस्टर की जमीन पे भूमि पूजन करने जा रहे हैं और वहां ये दर्शा रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो सबसे पहले तो अयोध्या में जो जमीनें लूटी गई, जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो वहां के अध्यक्ष उन पर आरोप लगे हैं, उसकी जांच होना थी। वो जांच आज तक नहीं हुई। रोज नए नए खुलासे आ रहे हैं, रोज नई नई रजिस्ट्रियां हो रही हैं, जमीनें हड़पी जा रही हैं मंदिर के नाम से। तो शुरुआत अगर योगी जी वहां से करते कि 2-3 मामले पकड़ते कि ये जनता का पैसा, चंदे का पैसा जिसका दुरुपयोग हो रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेता जमीनें खरीद रहे हैं, होटलें बनाने की प्लानिंग हो रही है। वैसा का वैसे ही काशी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर बना, कितने मंदिर वहां आसपास तोड़े गए? आप देखिए पुराने विजुअल फोटो निकाल के कि उनको तोड़ के वहां क्या बनाया जा रहा है। वहां होटल, रेस्ट हाउस बनाए जा रहे हैं, वहां पिज्जा बर्गर की दुकानें लगेंगी, विदेशी मेहमान आएंगे, वो ठहरेंगे। अगर मंदिर के आसपास होटल, व्यवसाय और यह बनाना था तो मंदिर तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? जो पुराने मंदिर आपने सब तोड़ दिए।
उसके लिए तो और भी जगह मिल सकती थी। खैर उस विषय पर तो आएंगे। ये कौन सा विकास है? पहला राकेश जी सवाल मेरा आएंगे, ये उस कि ये विषय पर भी आएंगे कि धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल, आपका दर्द ये है कि धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल जैसा क्यों बनाया जा रहा है, उसको धार्मिक नहीं, मेरा उसकी दर्द आस्था ये है। मेरा दर्द ये नहीं है कि धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल क्यों बनाया जा रहा है। हम्म। मेरा दर्द ये है कि धार्मिक स्थल की जो मान्यताएं हिंदू धर्म की, वो क्यों समाप्त कर रहे हैं ये हिंदुत्ववादी। ठीक है, क्या वो उसको होटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर को? ठीक है, ठीक है, आगे आपकी बात, जवाब लेंगे इन सब चीजों का। लेकिन उससे पहले मैं एक पत्रकारीय विश्लेषण चाहता हूं विशेंद्र कुमार जी आपसे। तमाम ये जो अभी आपने पिक्चराइजेशन देखा, योगी आदित्यनाथ जी बहुत अपने लाव लश्कर के साथ तो बहुत ही तैश में कह रहे थे कि 2017 से पहले हमारी पार्टी ने ये कहा था, वो कहा था, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा बुलडोजर का जिक्र होता है, आपने देखा कि गाड़ी पलट जाएगी, इन सब चीजों का जिक्र होता है। ये प्रतीक होते हैं चुनाव में, नेता और नारा और नैरेटिव, इन तीन चीजों का बहुत ज्यादा योगदान रहता है। आज नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लड़ाई अब सपा बनाम भाजपा की है। कांग्रेस इसमें थोड़ा सा हाशिए पर बताने की कोशिश की जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। आपके नजरिए से क्या पिक्चर है यूपी चुनाव को लेकर? विशेंद्र कुमार जी, पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो पवन जी मैं आपको बधाई दूंगा इस बात की, आर्य न्यूज चैनल को बधाई दूंगा कि आपने बहुत ही गंभीर विषय लिया है। और कई बार मैं देखता हूं आपके गंभीर विषय होते बहुत अच्छे, मैक्सिमम ही। तो ये भी बहुत ही गंभीर विषय। इसमें एक खास बात आप देखिए, नेता नैरेटिव हो सकता है ये नारे, मैं मान सकता हूं इस बात को, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि आपदा दो प्रकार की होती है। मैं थोड़ा जानना चाहूंगा जी बिल्कुल, क्योंकि एक गंभीर मुद्दा है, बहुत ही गंभीर है। क्योंकि एक आपदा होती है प्राकृतिक आपदा, भूकंप, तूफान, बाढ़, कुछ भी आ सकते हैं जिसको हम रोक नहीं पाते। लेकिन दूसरी आपदा जो पैदा की जाती है वो किस प्रकार से कि एक क्राइम का अपराधी होता है, वो उसके क्षेत्र में उसका तांडव होता है, लोग डरते हैं, शाम को घर नहीं पहुंच पाते, उनकी बहनें बेटियां डरती हैं, उनका जीना मुश्किल होता है, उनके साथ जीवन का एक अंधकार का रूप दिखाई देता है और तभी कुछ विरोध भी उठते हैं। तो इस सबको देखते हुए जो इस समय आदित्यनाथ योगी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। कि उनको जो ध्यान हुआ उस सबसे बड़े मुद्दे पर, जो सुरक्षा का मुद्दा था, उस पर उन्होंने बुलडोजर चलाया। क्योंकि वो अपराधी है। मैं अभी देख रहा था, मेरे एक पैनलिस्ट साथी कह रहे थे कि वो तो धर्म देखकर अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी तो अपराध करता है। तो अपराधी को हमें दूर करना पड़ेगा और सिस्टम से बाहर करना होगा। और उसका एक नजर और एक नजरिया पेश किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। उसी की एक तस्वीर यह है कि बुलडोजर चलाया और जमीन खाली करवाई, और जमीन खाली करवाने के बाद उस पर घर बनाए जा रहे, वो भी गरीब लोगों के। और उसमें खास बात कि उसमें 1.5 लाख रुपया, जो लगभग 6 लाख का उनको मिलेगा, 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार दे रही है, 1 लाख उत्तर प्रदेश सरकार और कुछ उनको देना है। मात्र 3.5 लाख रुपए में एक घर मिलेगा। एक मिसाल ये भी लिखी जाएगी। तो बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है, इसके लिए बधाई के पात्र है उत्तर प्रदेश सरकार, अच्छी मिसाल पेश की है। लेकिन इस घर से ज्यादा विशेंद्र कुमार जी चर्चा इस बात की हो रही कि माफिया से छीन कर दिया हमने। जी बिल्कुल, ये एक नैरेटिव है। जी बिल्कुल। हाँ, एनपी सिंह जी, अब मैं डिबेट ओपन करता हूं और हम इस राउंड में अब एक दूसरे के साथ क्रॉस क्वेश्चन भी कर पाएंगे। टोका टाकी नहीं, एक दूसरे से आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसको उलझने का और जैसी गली नुक्कड़ पर बहस होती है ना, उस टाइप का रूप नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एनपी सिंह जी, अभी बताया, हमारे सपा के मित्र ने बताया कि आप लोग उसमें धर्म देखते हैं, और राकेश सिंह जी ने दूसरा सवाल उठाया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेके कि वहां पर आपने धर्म की जो एक मूल आत्मा होती है ना, उसको खराब कर दिया। आपका जवाब? देखिए, धर्म की किसी मूल भावना को नाराज नहीं किया है। कोर्ट ने आदेश किया है मंदिर को बनाने का, मस्जिद को हटाने का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का, मेरा या आपका कोई रोल नहीं है। काशी विश्वनाथ का, जो काशी विश्वनाथ आप अयोध्या चले गए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ में इतना सुंदर काम हुआ है कि पूरी दुनिया के देखने लायक काम हुआ है। वहां पर, वहां गंगा जी के किनारे आप जाकर देखिए, काशी की तस्वीर बदल गई है। पिछले बहुत वर्षों से आप तंग गलियों में जा नहीं सकते थे, मंदिर तक नहीं पहुंच सकते थे, मार्केट तक नहीं जा सकते थे, रास्ते खराब थे, गंगा जी तक पहुंचना मुश्किल था। गंगा जी में बहुत गंदगी और बहुत सारे सामान ऐसे पड़े हुए थे, बहुत सारे घर ऐसे पड़े हुए थे जो टूटे हुए थे। आज बनारस आपको देखने के काबिल हो चुका है। आप जाकर वहां देख सकते हैं कितना सुंदर काम हुआ है। पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। एक पार्टी उसकी बुराई कर रही है, वो कर सकती है, उसको अधिकार है बुराई करने का। देश का कोई भी आदमी
आप कहीं पे भी पूरी दुनिया में देख लीजिए, कहीं से बुराई नहीं की जा रही, सारी दुनिया तारीफ कर रही है, मोदी जी तारीफ कर राकेश के जी काम कुछ ऐड की, करना योगी चाह रहे जी के काम की तारीफ हो रही है, कहीं बुराई नहीं है। राकेश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ राकेश जी। कितने मंदिर तोड़े गए, कितने पुराने बरगद के पेड़ उखाड़े गए, जो मान्यताएं थी उनको खंडित किया गया, और उनकी जगह आप जिनको आप रास्ता बोल रहे हैं वहां तो मंदिर थे, उनको तोड़ के आप होटल और गेस्ट हाउस बना रहे हैं। तो ये कैसा विकास है और ये कैसा धर्म का विकास है? सवाल इस बात का है, इसका जवाब चाहिए कि कितने मंदिर तोड़े, तो बीजेपी प्रवक्ता को मालूम होगा कि वहाँ आसपास कितने मंदिर थे, शिवलिंग कितने थे, उनको तोड़ के कैसे फेंका गया। आप चाहें तो मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, देखिए कहीं मंदिर जो हैं वहां तोड़े नहीं गए हैं, उनको शिफ्ट किया गया है। वहां से बहुत सारे ऐसे खंडहर हो चुके थे जिनमें आदमी रह भी नहीं सकते थे, जा भी नहीं सकते थे, पूजा भी नहीं कर सकते थे, बहुत पुराने थे, कुछ जमीन के अंदर दब चुके थे। तो उनका एक सुधार किया गया है, उद्धार किया गया है। आज बनारस के अंदर जो लोग जाकर देख रहे हैं वो उसकी तारीफ कर रही हैं। अच्छे काम की तारीफ करनी चाहिए आपको भी, जितना अच्छा काम हुआ है आप उसकी तारीफ करिए। अच्छे काम, एक उसका स्वरूप बदल गया आज की डेट में। वहां पर पूजा करने के लोग दूर से जा रहे हैं। जो पुराने खंडहर हो चुके थे, क्या उनको पड़े रहने देते, उनको खराब होने देते, उनमें लोगों को डूबने देते? बहुत कुछ चेंज करके सुधार किया गया। मस्जिद कभी खंडर नहीं होती। ठीक है, ये आपका बयान गलत है, इस पर माफी मांगिए आप। क्या चीज? मंदिर कभी खंडर नहीं होता, केवल ये सोच है आपकी। क्या गलत नहीं होता? सोच ही तो गंदी है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। जो खंडर हो गए थे उनमें सुधार, उनका उद्धार किया गया है। मैंने गलत कुछ नहीं कहा है। मंदिरों को खंडर बता रहे हैं। नहीं, आप मंदिरों क्या को पुराने खंडर मंदिर बता रहे हैं, खंडर इसका की स्थिति में मतलब- नहीं इसका पहुंच मतलब चुके चलिए, हैं? ठीक। मैंने क्या गलत कहा है इसमें? ठीक है। आप गलत बात कर रहे हैं राकेश जी, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप, कांग्रेस के कार्यकर्ता होकर। अपाहिज हो जाएंगे। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। पुराने खंडर हो चुके हैं, उनको सुधार किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उनको ठीक किया जा रहा है। आदमी भी बूढ़ा होता है। अरे क्या आपके कहने से मैं गलत कहा है? मैंने बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है संजीव चौधरी, राकेश जी ठीक है। एनपी सिंह जी शायद ये कहना चाह रहे थे कि जो बहुत ज्यादा जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं, खंडहर जैसे दिखने लगते हैं। मंदिर खंडहर नहीं होता, लेकिन उनकी अवस्था जो है, अब जैसे बनारस की बात की जा रही, काशी विश्वनाथ की, वहां पर तो शायद उषेन जी आपने भी देखा होगा रिपोर्ट करते हुए, लगभग हर घर में एक छोटा सा शिव मंदिर बनाने की वहां पर मान्यता है। वो अपने आप को मानते हैं, शिवमय मानते हैं अपने आप को वहां के काशीवासी। और उसका ये कॉरिडोर बनते समय भी उस समय एक एक्सीडेंट छोटा सा हो गया था, जिसमें शायद कुछ मजदूरों की मौत भी हो गई थी, दुखद मौत हो गई थी। ये मामला समझ में आया था, लेकिन बताया जा रहा है कि उस जीर्णोद्धार करने के साथ साथ जो भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया गया, उसमें चाट पकौड़ी और इस तरीके के होटल वगैरह की ये सब खोल दिए गए। इससे इनका कहना है कि जो आध्यात्मिक एक भाव था, हाँ, एक आध्यात्मिक भाव जो था, वो आध्यात्मिक भाव थोड़ा सा दूर हो गया, ऐसा कहने की जरूरत थी। तो पवन जी, एक विशेष बात यहाँ पे ध्यान देने की बात है। हम इस भवन में बैठे हैं, इस भवन की अगर एक उम्र के बाद, एक एज के बाद, एक समय के बाद वो बिल्डिंग को खतरा होता है कहीं गिर ना जाए। गिरने से किसी को भी नुकसान हो सकता है। मानव की जो सती होती है वो बहुत भारी सती मानी जाती है। बिल्डिंग को एक बार देख लिया जाता है, लेकिन मंदिर और मस्जिद की अगर हम बात करें, उसमें भी एक समय के बाद ये डर रहता है कि कोई ऐसा कोई घटना ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए। तो उसका सुधार करना, सुधारीकरण करना, उसका जीर्णोद्धार करना ये जरूरी होता है। मतलब उसमें कुछ सुधार करना, वो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी जिम्मेवारी थी ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है संजीव चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बोल रहे हैं या एक पत्रकार की हैसियत से बोल रहे हैं? संजीव कुमार जी, अपने आप को संभालिए, आप अपने जवाब दीजिए। आपकी सरकार आने वाली है, आप उस पर ध्यान दीजिए, अपनी पार्टी पे ध्यान दीजिए। पत्रकार तो पत्रकार है और रहेगा। आप ये ध्यान दीजिए कि आपको जवाब क्या देना। आपकी अतीक अहमद पहले कहाँ थे? आपके अतीक अहमद मुख्तार अंसारी आप कहाँ थे उस टाइम पे? क्यों आज सुरक्षा की जो बात आ रही है, जो आज महिलाएं सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित है, उस पर क्यों नहीं जाते आप उस पर ध्यान दें संजीव कुमार जी। आपको सोचना चाहिए कि अपराधी पहले भी इसी प्रदेश में थे। आप इन प्रदेश के अधिकारियों को अगर आप कंट्रोल करते तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय आपको जाता। आज वो श्रेय आपने मौका खो दिया, आज वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। श्रेय आप लेना चाहते हो, लेकिन अपराधी के साथ खड़े होकर
तो इसलिए आप ये ध्यान दें कि उनका श्रेय तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा काम करेंगे, अपराधी का साथ देंगे तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है संजीव चौधरी जी, मेरा सवाल सुनिएगा। संजीव चौधरी जी, बोलने से पहले सवाल तो सुन लीजिए, रैली में थोड़ी ना है सर, यहाँ पर सवाल का जवाब देने के लिए आए, रैली में थोड़ी ना है सर। सवाल सुन लीजिए, उसके बाद पूरा 10 सेकेंड में मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद 2 मिनट आपको ही बोलना है, आपको ही पूरा टाइम मिलना है। ऐसा नहीं है आपने एक आरोप मुझ पर शुरू में लगा दिया कि मैं आपको टाइम नहीं दे रहा हूं। 10 सेकंड का मेरा सवाल होगा, 2 मिनट की आपकी प्रतिक्रिया, आप ज्यादा बोलेंगे, आपको इसीलिए बुलाया है। संजीव चौधरी जी, आज बताया यह जा रहा है कि जो अतीक अहमद से जमीन छुड़ाई गई और उस पर इस तरीके से भूमि पूजन जाकर किया जाके योगी आदित्यनाथ ने, यह बताने की कोशिश की जा रही है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग गुंडागर्दी करते थे, जमीनों पर अतिक्रमण करते थे। अतीक अहमद का सपा से जुड़ाव भी रहा है। मुख्तार अंसारी को लेकर जिस तरीके से बुलडोजर वगैरह की कार्रवाई चल रही है, उसके भाई को आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। तो ये आरोप जनता को अगर आप बताएंगे तो किस तरीके से बताएंगे? आप ये बताइए कि जुड़ाव आज तो नहीं है ना, तो आज क्यों चर्चा हो रही है समाजवादी पार्टी से? आज तो वो समाजवादी पार्टी में नहीं है, ये तो गलत बात है। आज यदि वो समाजवादी पार्टी में हो तो आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। जब उन्होंने दोस्ती अगर कोई दोस्त करता है, नहीं थे वो अलग बात है, वो थे तो ऐसे कल्याण सिंह जी भी थे, कल्याण सिंह जी भी थे, बहुत पुरानी बात हो चली। ठीक है, कितने लोगों को गिना दूंगा, ठीक है, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को गिना दूंगा मैं। ठीक है, आप गिनाते रहिए, लेकिन एक सेकंड को संभालिए। ठीक है, बस हो गया। संजीव चौधरी जी, अगर ये बात करते हैं ना, संजीव चौधरी रन किया था, उस गुंडे का क्या किया आपने? जेल में है। जिस सरकार में जो भी गुंडागर्दी करेगा जेल जाएगा, वो किसी भी पार्टी का, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का क्यों ना हो। बताइए क्या किया आपने? मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को नहीं पकड़ते गलत काम करने वाले को। वो ये नहीं देखते कि किस पार्टी का है, किस धर्म का है। जो गलत करेगा वो सजा पाएगा, वो जेल जाएगा। आप क्यों नहीं बोलते इस पे? बोल रहे हैं अगर हमारी पार्टी के भी किसी आदमी ने गलत काम किया है तो वो जेल जाएगा। अब बोलने दीजिए। हाँ। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपने तो उसको उनका मंत्री पद तक नहीं लिया, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बोलने के लायक के अंदर आप जैसे शर्मदार लोग कहाँ हैं कि हमें आपकी बारी, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। लेकिन संजीव चौधरी जी, बीजेपी कहती है बुलडोजर को लेकर एक इन्होंने अपना एक नैरेटिव सेट कर लिया है, बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी, आप बता देते हैं कि गाड़ी पलट जाएगी। इस तरीके के ये जो एक अवयव हैं, एक राजनीति में दिखाने के लिए कुछ इन्होंने टर्म्स प्रोजेक्ट किए हैं, ये समाजवादी पार्टी के दौरान क्यों नहीं आए? और दूसरी चीज ये आप कहते हैं कि गुंडागर्दी का आरोप कहां? जिस समय बहन कुमारी मायावती जी का जिस समय सरकार बनी थी, उस वक्त सबसे ज्यादा नारा यही लगा था। वो नारा भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने नारा लगवाया था, चढ़ गुंडों की छाती पर और मोहर लगाओ हाथी पर। का भी जिक्र कर दीजिए सर, एक बार चीरहरण का भी जिक्र कर दीजिए, मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं आपके पास अभी आ रहा हूं तो आपसे सवाल लूंगा, जब मैं उनके पास जाऊंगा तो उनसे सवाल लूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। आप जवाब देने की जगह मुझे एंकरिंग सिखा रहे हैं सर। बताइए कि इनके लोगों ने कैसे चीरहरण किया, पूरा हिंदुस्तान था वो, नहीं बोल रहा। तो इन्होंने चीरहरण किया इसलिए आपके सारे गुनाह माफ समझे जाएं, जनता आपके सारे गुनाह माफ कर दे। हमारे गुनाह माफ नहीं किए जाए, हम जो गुनाह कर रहा है उसको सजा दी जाए, चाहे कोई भी है वो। ठीक, यदि वो दोषी है, लेकिन इनके वो मंत्री जिनके बेटे ने गाड़ी चलाई किसानों के ऊपर, उनका मंत्री पद तक नहीं लिया गया, ऐसी क्या मजबूरी है इनकी? क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं उनके घर पे बुलडोजर चलवा दिए? इससे भी जरा आप बता दीजिए, माननीय भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता एक बार जरा विकास डाल दे। ठीक है, लेकिन संजीव चौधरी जी, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। राकेश सिंह जी, आज बात हो रही है कानून व्यवस्था को लेके, अपराध को लेके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काटने वाला व्यक्ति इमरान मसूद आज आपकी पार्टी में है, कैसे डिफेंड करेंगे आप? देखिए, बजरंगी एक नाम आपने सुना होगा गुजरात में, जिसने कई महिलाओं को काट दिया था और गर्भवती महिला को चीर दिया था 2002 में। वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य था और माननीय मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे। वो अपराधी कहाँ है आज? जेल में। तो जो अपराधी होता है वो जेल में ही होता है, वो किसी भी पार्टी का सदस्य हो। और इससे बेहतर मोदी जी नहीं समझ सकते कि आज देश के जो गृह मंत्री थे वो कहाँ थे 2002 में?
जेल में, आज गृह मंत्री हैं। तो अगर कानून व्यवस्था योगी जी को बंदूक से ही लागू करना है, एनकाउंटर से लागू करना है, तो कोर्ट की क्या जरूरत है, न्यायालय की क्या जरूरत है? जितने एनकाउंटर करें अगर उनको पकड़ लेते तो ये भी पता चलता कि उनके संरक्षणदाता कौन थे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो वहां के, इसलिए उनको मार दिया गया हो। सबूत भी मिल जाए। विकास मिश्र के एमपी में लाके एनकाउंटर करा था, गाड़ी पलटी थी, क्यों मारा गया उसको? अगर जिंदा गिरफ्तार कर लिया था, आप ले जाते, पूछते कौन कौन से नेता हैं भाई तेरे साथ, कौन कौन से अधिकारी हैं, सब गिरफ्तार होते। लेकिन योगी जी को लगा कि हमारी पार्टी के नहीं निकल जाए, गोली मारो। तो अगर गोली मार के आपको जंगल राज की कानून व्यवस्था लाना है तो कोर्ट और न्यायालय तो बंद कर दीजिए, उसकी आवश्यकता क्या है? अगर ये नजीर पेश करना है आपको कि मैं सिर्फ एनकाउंटर करता हूं, मैं कानून रोकता हूं, एक मूवी 3 घंटे की चल रही है यूपी में, उससे कानून व्यवस्था नहीं आएगी, वो कोई नजीर पेश करने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जमीनों को लेकर जो बात है, तो पूरा देश तो बोल रहा है अयोध्या में इतने बड़े बड़े घोटाले, काशी विश्वनाथ मंदिर को एक विदेशी कंपनी को सौंप दिया है, ब्रिटिश की कंपनी है। क्या पूरे यूपी में कोई पंडित नहीं थे, कोई संस्थान नहीं थी जो काशी विश्वनाथ मंदिर को संचालित करती? उनको नहीं दिया गया। अगले 30-40 साल का एग्रीमेंट कर लिया गया। क्यों किया गया ऐसा? ये जनताया गया। योगी जी बता रहे हैं कि हमने ब्रिटिश कंपनी को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर पूरा दे दिया है, पूरा देखरेख वो करेंगे, कौन सी दुकानें लगेंगी नारियल की, फल की, वो भी वो तय करेंगे। तो जो लोकल लोग हैं उनको क्या फायदा हुआ इससे? वो तो एक पिकनिक स्पॉट बन गया, और वहां जो लोग रोजी रोटी कमाते थे, मंदिर के आसपास जो दुकानें, वो सब समाप्त हो गई। यही राम मंदिर पे होने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं किसी विदेशी कंपनी को दे दिया जाएगा। कोई ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी, वेस्ट इंडिया कंपनी है अभी, ठीक है, ये फिर किसी को बेच देंगे। ठीक है, तो ये नाज़िर नहीं होती है। ठीक है। हालांकि आज ये बात हो रही है कि किसी विदेशी कंपनी को सौंपी जा रही चीजें, विश्वेंद्र कुमार जी आप बेहतर समझते होंगे और हमारे ये मित्र भी समझते होंगे कि जो पीपीपी मॉडल है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस तरीके के काम आते हैं, इसकी जो अवधारणा थी भारत में शुरुआत ही कांग्रेस की देन है। 1990 के दशक की बात है, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी शायद, उसी समय एलपीजी मॉडल आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो आपका ही बच्चा है जिसको आज इन्होंने पाल पोस कर बड़ा कर दिया, राकेश सिंह जी। मुझे लगता है आपको तो सहयोग करना चाहिए। नहीं, ये तो विदेशी तो अंग्रेजों के साथ ही ये थे। हाँ। इनका पे डीएनए इनका विदेशी है। ये कमाल है, मतलब अंग्रेजों के साथ ये थे और अंग्रेज सत्ता सौंप के आपको गए, मतलब ये भी कमाल की चीज है। माफी वीर सावरकर थोड़ी लड़े थे, लड़ने वाले तो गांधी जी थे, मारने वाले गोडसे थे। आज गोडसेवादी सत्ता में, तो बुरा मानने की क्या जरूरत है? आप हो ना सत्ता में। चलिए ठीक तो है, बातें तो सुनना पड़ेंगी, इतिहास थोड़ी बदल दिया जाएगा। ठीक है, सच तो सच रहेगा। ठीक है। एनपी सिंह जी, तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनके सारे आरोपों के आप जवाब दीजिए। उसके साथ ही मेरा एक और आपसे सवाल यह है कि आज ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन आप पर आरोप ये लगते हैं कि आप एक समुदाय वर्ग विशेष जो है उसका कोई भी आरोपी आता है तो आप लोगों की बाँछें खिल जाती हैं एकदम से, और आप एकदम से त्वरित कार्रवाई करते हैं, इसको बोलते हैं ना एकदम फैसला ऑन द स्पॉट। देखिए ये ऐसा क्यों है? अन्य भी आरोपी हैं तमाम, धनंजय सिंह हैं और भी कई, मैं आपको 3-4 नाम गिना दूं, उधर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जातिवाद के आरोप जो लगते हैं, क्या इनमें कहीं दम है थोड़ी बहुत? देखिए पूरे प्रदेश में आप देख सकते हैं किसी जाति के भी किसी गुंडे बदमाश को बख्शा नहीं गया है। अगर अभी बात कर रहे थे लखीमपुर खीरी की कि गृह मंत्री के बेटे ने वहां पर किया है, गृह मंत्री का बेटा जेल में है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसके खिलाफ कोई सख्ती ऐसी नहीं बरती गई हो, उन्होंने गलत काम किया है तो वो जेल में है। हमारी पार्टी का भी कोई आदमी अगर कहीं गुंडागर्दी करता है, गलत काम करता है, उसकी भी सजा जेल में है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। हमारी सरकार किसी भी आदमी के साथ जाति धर्म देखकर कार्रवाई नहीं करती। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, किसी भी जाति के धर्म के साथ कोई रियायत नहीं बरती जा रही है। मुख्यमंत्री जी का साफ आदेश है कि गलत काम करेगा अगर उसका इनकाउंटर होता है तो वो उसी स्थिति में होता है कि जब इनकाउंटर अगर दोनों तरफ से गोली चलेंगी तो कोई तो मरेगा। वहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पकड़कर उसको मारे या कोई ऐसा काम करे, गलत आरोप लगाया जा रहा है। काम हुए हैं, आतंकवादियों के खिलाफ काम हुए हैं, बदमाशों गुंडों के खिलाफ काम हुए हैं। किसी भी हमारी पार्टी का कोई भी आदमी अगर गलत काम किया है तो उसके साथ कोई रियायत नहीं, वो जेल के बाहर नहीं होगा, जेल के अंदर है और जेल के अंदर ही रहेगा। उसकी सिफारिश ना योगी जी करेंगे, ना मोदी जी करेंगे, ना सरकार का कोई आदमी करेगा। कानूनी कार्रवाई
हमारी जुडिशली उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, करती रहेगी। अगर वो भगोड़े होंगे, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया होगा, तो उनकी जमीन पर भी बुलडोजर चलेंगे। वो कोई भी हो सकता है। 350-250 करोड़ के व्यापारी के घर में जो रुपए पकड़े जाते हैं, वो हमारा कोई पार्टी का ऐसा आदमी नहीं है जिसके घर में रुपए रखे हो। कुछ लोग हैं जो गरीबों की दौलत को समेट कर अपने घर में रखते हैं, गरीबों के पैसे के साथ गुंडागर्दी करके उन पे कब्जा करते हैं, उनकी जमीनों को छीन लिया जाता है। आज प्रदेश में कहीं पर भी किसी की जमीन नहीं छीनी जा रही, किसी की जमीन के साथ कोई अन्याय नहीं किया जा रहा, हर एक आदमी की सुनवाई होती है, सबकी बात सुनी जाती है। जब भी आपके किसी नेता पर पहले कोई आरोप लगता था तो बहुत जल्दी एकदम से कार्रवाई होती थी, संगठन की तरफ से भी होती थी और कानून भी करता था। लेकिन आजकल आपको पता नहीं क्या दिख रहा है, ब्राह्मण वोट बैंक खिसकने का डर है, वोट बैंक की नाराजगी सताने का डर है, क्या है कि आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं अजय मिश्र टेनी पर। नहीं, ऐसा पत्रकारों नहीं है। के साथ उनका बिहेवियर आपने देखा होगा किस तरीके से, मतलब एक गली का गुंडा जिस तरीके से डांटता है, जिसे फटकारता है, वैसे फटकार रहे थे वो, ऐसे माननीय होते हैं। अगर समाजवादी पार्टी या अन्य कोई विपक्षी दल यह आरोप लगाता है कि विकास दुबे पर कार्रवाई हो गई तो ब्राह्मणों पर कार्रवाई हो गई, माफ कीजिएगा, विकास दुबे ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो उसका प्रतिबिंब नहीं है, चेहरा नहीं है। उसी तरीके से अजय मिश्रा टेनी भी नहीं है। अगर कोई गली के गुंडे की तरह व्यवहार कर रहा है पत्रकारों के खिलाफ, तो उसके पास अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, आपने अजय मिश्रा की बात की है। अजय मिश्रा जी उस कांड में वहां पर नहीं थे, बेटा था, बेटे के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो पत्रकारों के साथ आपने बात की है, वहां पर उन्होंने संज्ञान में लिया है हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने। उनके खिलाफ भी क्या कार्रवाई होगी वो बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगी। चुनाव के बाद कार्रवाई होगी? चुनाव की बात नहीं है, अभी तो टाइम है चुनाव में। इतनी जल्दी चुनाव, अब केंद्र सरकार में बैठे हैं वो, उत्तर प्रदेश में नहीं है। यूपी का चुनाव निपटने के बाद कार्रवाई होगी, ऐसा माना जाए? बिल्कुल, अगर उन्होंने गलती की है तो गलती की सजा इस सरकार में किसी को माफ नहीं है, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी जो लोग गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, और जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। संजीव चौधरी जी, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद विश्वेंद्र कुमार जी आपके पास। संजीव चौधरी जी, आपको जवाहर बाग कांड याद होगा, वहां भी इसी तरीके से जमीन घेर रखी थी कुछ लोगों ने, और बताया तो यह जाता है कि आपकी सरकार के नंबर 2 कहे जाने वालों का संरक्षण था, तब उन्होंने पूरा घेरा हुआ था। और उसके बाद जब पुलिस का लाव लश्कर पहुंचा, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर गोलियां चलाई गई थी। सर, क्या अंतर रहा, क्या सुधार है? देखिए, अभी जो आपने क्वेश्चन इनसे किया कि मंत्री जी के ऊपर, जो इनके मंत्री जी पत्रकार महोदय के उसे बदतमीजी कर देते हैं, अगर यही काम अन्य किसी पार्टी के ने किया होता तो ये रातों रात चीखते रहते। आजम खान, लेकिन अभी ये कार्रवाई करने की, संजीव चौधरी जी, शायद आपको जानकारी नहीं है, शायद आपको जानकारी नहीं है, आपकी पार्टी के मिनिस्टर रहे, आपकी पार्टी के मिनिस्टर रहे राममूर्ति सिंह वर्मा ने जगेंद्र सिंह नाम के पत्रकार को जिंदा जलवा दिया था। सर, जिंदा। और अमेरिकन मीडिया ने भी उसको रिपोर्ट किया था। आपकी पार्टी के पास भी गुहार लगाते रह गए तमाम पत्रकार संगठन कि इस मंत्री को बर्खास्त करो। बर्खास्त करना तो दूर, अगली बार उन्होंने, आप लोगों ने प्रसाद में टिकट भी दिया था। सर, तो इसीलिए ये कार्य कर रहे हैं ऐसा। अब तो आप दोनों लोग फिर एक जैसे ही हैं? नहीं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आप इनका जवाब तो मैं आपसे ले लूंगा, लेकिन मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, आप क्या समाजवादी पार्टी वोट इस मांगने ये कहकर मांगेगी कि भाई ये गलत कर रहे हैं इसलिए हमें दे दो? आपको अपना तो कोई पिक्चर दिखाना पड़ेगा ना। ये बताएं कि जो चीरहरण चुनाव के टाइम पे हुआ था, उस व्यक्ति का, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, उसके घर बुलडोजर कब पहुंचेगा और उसको जेल में क्यों नहीं डाला इन्होंने? मुझे इतना बता दें बस, ये बोलने दीजिए संजीव चौधरी, और कुछ नहीं, केवल इतना बता दें कि उनके घर बुलडोजर कब पहुंचने वाला है, कब उसकी तस्वीरें हम देख पाएंगे कि उसका घर ढा दिया गया और उस घर में ढा करके कुछ ना कुछ बना दिया गया। नहीं, आप वहां की बताइए, जो महिलाओं के ऊपर महिलाओं का चीरहरण किया जिसने, उसकी बता दीजिए आप। जब उनकी, अगर उनकी प्रॉपर्टी गलत होगी तो पहुंचेगा। आप अपनी सरकार के लिए, अपनी पार्टी के लिए, आप जब सरकार की पार्टी पावर में आएगी उस वक्त आपके लिए क्या एक नजर रहेगी, आपका क्या रोड मैप है? उस पर बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये गलत कर रहे हैं, जनता इनको सबक सिखा देगी, लेकिन इनकी गलत नीतियों पर एक सेकंड रुकना पड़ेगा। संजीव चौधरी जी, सही है, उनको, तुम्हारे कार्यकर्ताओं को अधिकार है, संजीव
संजीव आपने चौधरी कानून दे जी, दिया। संजीव चौधरी जी, बीजेपी अगर कुछ गलत कर रही है तो जो व्यक्ति पीड़ित है या जिसको दर्द हो रहा है, जो असहमत है इनसे, वो समाजवादी पार्टी का बटन क्यों दबाए? वो कांग्रेस का नहीं दबा देगा। आपको समाजवादी पार्टी का बटन दबाने के लिए कुछ तो बताना पड़ेगा ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं सर आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे हिंदुस्तान के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने ऊपर मुकदमे हुए वालों को स्वयं ही वापसी ले रहे हैं, ठीक है। स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए पहले ऐसे पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो अपने ऊपर मुकदमे हुए उनको वापस ले रहे हैं वो। ठीक है, इसलिए समाजवादी पार्टी को वोटर वोट दे। पहले ले लिए ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे खुद वापस ले लिए, इसलिए सपा को वोट दे दो, इसलिए सपा को वोट दे दो और वोटर मान जाएगा। समाजवादी पार्टी ने तमाम विकास के कार्य किए हैं, तमाम विकास के कार्य किए हैं। ये तो केवल उन विकास के कार्यों को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। ठीक है, जो विकास के काम समाजवादी सरकार में हुए, तमाम पेंशन योजनाएं, तमाम योजनाएं जो चलाई थी, इन्होंने बंद कर दी वो आते ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ गई आपकी बात। अब मैं फाइनल कमेंट के लिए विश्वेंद्र कुमार जी का रुख करूंगा। विश्वेंद्र कुमार जी, पूरा लब्बो-लुआब आपने समझा, इसमें कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रही, बीजेपी की क्या रही, सपा की क्या रही। अब आप जो देख रहे हैं, जो फिर से मैं अपने पुराने मूल प्रश्न पर लौटता हूं, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते जनसंख्या के लिहाज से कानून व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी है। तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं जो दिल झकझोर जाती हैं। इनको रोकने के लिए जो बात आज योगी सरकार की तरफ से बार बार प्रोजेक्ट की जा रही है कि गलत करोगे तो बुलडोजर चल जाएगा, गलत करोगे तो गाड़ी पलट जाएगी, इन सब प्रतीकों से आपको यूपी चुनाव में अब क्या दिख रहा है? देखो पवन जी, ये स्पष्ट है कि राम राज्य तो आया नहीं है अभी, लेकिन राम राज्य लाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वो एक अच्छी कोशिश है। अपराध घटे हैं, ये डाटा कह रहे हैं, क्राइम ब्रांच के डाटा है, सभी डाटा स्पष्ट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध घटे हैं और अपराधियों पर कार्रवाई ज्यादा हुई है। ये मानना पड़ा, डाटा उठाए ना आप, डाटा के हिसाब से चले। और मैं विशेष तौर पर कह रहा हूं कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ज्यादा हुई है और अपराधों में 4,14,112 गिरफ्तारियों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान पर है। तो गिरफ्तारी के डाटा के हिसाब से लीजिए तो गिरफ्तारी की गई है, तो ऐसा नहीं है कि जो कार्रवाई की है वो अच्छा कदम उठाया है। हमने कहा कि राम राज्य नहीं आया, लेकिन अपराधियों पर पूरा जबरदस्त बुलडोजर चला है और गाड़ियां जो पलट रही है, पलटनी चाहिए। क्या दिक्कत है किसी भी पार्टी को अगर अपराधी गाड़ी पलटती है और अपराधी पे उस पर कार्रवाई होती है, उस पर बुलडोजर चलता है, चलना चाहिए। ये जनता के हित में, प्रदेश के हित में और देश के हित में, ये तो मिसाल पेश हुई। ठीक है, राकेश सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका। जिसने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई है, ठीक है, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने उसको जेल में भेजा है। राकेश सिंह जी, फाइनल, ये अच्छी बात है। उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? जिस यूपी मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? ठीक है, हाँ राकेश सिंह जी बोलिए। जिस यूपी सरकार में 38 से ज्यादा सांसद यूपी में जो गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के भारतीय जनता पार्टी के हैं, 115 से ज्यादा विधायक गंभीर अपराधों में लिप्त हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि हम रामराज लाने की ओर जा रहे हैं, और अभी पत्रकार बंधु भी बोल रहे थे कि रामराज का प्रयास है। 120 अपराधियों को लेके और 35 से ज्यादा अपराधी सांसदों को लेके कौन से रामराज की स्थापना करेंगे, ये तो योगी जी भली भांति बता सकते हैं। रामराज नहीं, रावण राज की स्थापना हो रही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया एनपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया संजीव चौधरी जी, राकेश सिंह जी और विश्वेंद्र कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। लेकिन जो पिक्चराइजेशन अभी तक किया जा रहा है कि कुछ गलत करोगे तो बुलडोजर चल जाएगा, कुछ गलत करोगे तो गाड़ी पलट जाएगी, ये जो एक टर्म्स जो है वो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं वोटर को लुभाने के लिए, ये एक बड़ी छाप छोड़ रहे हैं। और जनता भी चाहती है कि अपराध मुक्त समाज हो। वो अगर रात को निकले तो उनको भय ना हो कि उनके साथ लूट हो जाएगी, उनके साथ कोई आपराधिक घटना हो जाएगी। ये बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं इसके यूपी के चुनाव में, और आप इन्हीं सब चीजों पर वोट देंगे। आप एक विश्लेषण करिए, देखिए कि कौन सी पार्टी आपके मुद्दों की ओर ज्यादा देख रही है बजाय इन धार्मिक मुद्दों के और जो जाति धर्म की राजनीति चल रही है इनको। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।